हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने क्लास 12th केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर शुरू किया हुआ है सॉल्यूशन विलियन, जो हमारे हिंदी बोर्ड के कई सारे स्टेट बोर्ड हैं उनके लिए है, जैसे उत्तराखंड बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड। तो बिहार इन सभी बोर्ड के छात्रों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है, जिसमें हम हिंदी मीडियम में सारे चैप्टर के सॉल्यूशंस करेंगे और बोर्ड परीक्षा में आए हुए कई सारे क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें उत्तराखंड बोर्ड के क्वेश्चन होंगे, यूपी बोर्ड के क्वेश्चन होंगे, लगभग सिमिलर क्वेश्चंस यहाँ देखने को मिलते हैं। तो आप लोग निश्चिंत रहे, ये जो सीरीज है ये आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को, इस सीरीज को, इस यूट्यूब चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों तक इसको शेयर करेंगे बेटा। और कमेंट जरूर करेंगे कि आप लोगों को ये सीरीज कैसी लग रही है। तो आगे चलते हैं बच्चों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल हमने अनुसंख्यक गुणधर्म में क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन देखा। तो आज हमारे पास लास्ट अणुसंख्यक गुणधर्म है परासरण दाब, और उसको समझने से पहले हमको प्रासरण को समझना होगा। तो आइए देखते हैं। देखो बच्चों, प्रासरण क्या होता है कि हमारे पास, पहले हम समझ लेते हैं कि प्रासरण क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है। ये हमारे पास एक बीच में एक लाइन दिखाई दे रही है, जिसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं या अर्ध पारगम्य झिल्ली कहते हैं। गम्य झिल्ली कहते हैं हम इसको। और आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें एक तरफ तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल लिखा है, दूसरी तरफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल लिखा है। तो इसको हम दो भागों में बांट लेते हैं। माना ये हमारे पास सॉल्यूशन 1 है या ए है, और ये हमारे पास सॉल्यूशन बी है, यानी विलियन ए और विलियन बी है। अब ये जो सॉल्यूशन ए है बेटा, ये निम्न सांद्रता का है, यानी इसकी सांद्रता कम है। और इसकी सांद्रता बेटा क्या है, उच्च है। अब इस टर्म को हमें अच्छे से समझना है, निम्न सांद्रता और उच्च सांद्रता। निम्न सांद्रता का मतलब ये है बच्चों कि इसमें विलेय की मात्रा नहीं है। और यहाँ पे आप लोगों को दिखाई भी दे रहा होगा कि यहाँ पे विलेय की मात्रा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसको हम सॉल्यूशन ए की जगह विलायक भी बोल सकते हैं। दोनों डेफिनेशन में आप लोगों को लिखाऊंगा और दोनों तरीके से क्या है वो समझेंगे। विलायक होने पर यहाँ तो विलेय होगा ही नहीं, और निम्न सांद्रता का मतलब हो सकता है इसमें थोड़ी सी मात्रा में हमारा विलेय हो। तो निम्न सांद्रता मतलब विलेय की मात्रा न्यूनतम है ना, और उच्च सांद्रता का मतलब इसमें विलेय की मात्रा अधिकतम। अब देखो, यहाँ विलेय की मात्रा नहीं है या ये विलायक है, तो सिर्फ इसमें विलायक के परमाणु हैं। और अगर ये निम्न सांद्रता है, अगर हम इसे बोले कि ये सॉल्यूशन ए है और निम्न सांद्रता, तो इसमें विलायक की मात्रा ज्यादा होगी सॉल्यूशन बी की अपेक्षा, क्योंकि ये उच्च सांद्रता है। तो यहाँ विलेय ज्यादा होगा। विलेय ज्यादा होगा तो विलायक क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और विलायक है तो विलायक, अगर हम इसको विलायक मानते हुए चले, तो यहाँ पर सिर्फ क्या है, विलायक के अणु जो कि ज्यादा ही होगा, है ना। इसकी अपेक्षा यहाँ विलायक के अणु ज्यादा होंगे, विलायक में भी और सॉल्यूशन में भी। दो तरीके समझ रहे हैं हम, दो पार्ट में इसको समझ रहे हैं। पहला पार्ट हमारा ये है कि हमने इसको सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी माना। सॉल्यूशन ए में निम्न सांद्रता है, यानी इसकी सांद्रता बहुत कम है, यानी इसमें विलेय की मात्रा बहुत कम है। विलेय की मात्रा बहुत कम होगी तो विलायक ज्यादा होगा बच्चों। और सॉल्यूशन बी मान रहे हैं तो यहाँ पर हम क्या मान रहे हैं, उच्च सांद्रता। उच्च सांद्रता यानी विलेय की मात्रा ज्यादा, विलेय की मात्रा ज्यादा तो विलायक की मात्रा कम। ठीक है। अब देखो, यहाँ विलायक की मात्रा ज्यादा है बच्चों, इसको समझेंगे, है ना। विलायक की मात्रा ज्यादा है। अब विलायक की मात्रा ज्यादा है तो ये हमेशा जो विलायक के अणु हैं वो गति करेंगे विलायक की सांद्र मात्रा जहां क्या हो, कम हो, है ना। और यहाँ ज्यादा है, तो ज्यादा से किस ओर गति करेगा, कम की ओर। एक बात ये समझ लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे विलेय के अणु गति क्यों नहीं करते हैं, तो ये हमने यहाँ पे अर्ध पारगम्य झिल्ली ले ली। अर्ध मतलब आधा, पारगम्य मतलब गति करना। तो ये जो झिल्ली है सिर्फ ये आधी गति करवाता है, मतलब ये सिर्फ विलायक के अणुओं को ही गति करने देता है। अपने रंध्र जैसे छोटे छोटे रंध्र है या छेद है, इसमें से सिर्फ विलायक के अणु ही गति कर सकते हैं। अब वो यहां से करे या यहाँ से करे, या इस ओर से करे या इस ओर से करे, ये डिपेंड करता है विलायक की मात्रा पर। किस ओर विलायक की मात्रा ज्यादा है बच्चों, है ना। तो हमने देखा कि विलायक की मात्रा सॉल्यूशन ए में क्या है, ज्यादा है। तो ये हमेशा गति किस ओर करेगा बच्चों, इस ओर गति करेगा, इस ओर विलायक के अणु गति करेंगे।
अब हम दूसरा पार्ट देख लेते हैं। अगर विलायक इधर हो इधर विलेन हो, तो विलायक के अणु यहाँ ज्यादा ही है, तो हम इसे विलायक के अणु विलेन की ओर गति करेंगे। हम दोनों डेफिनेशन यहाँ पर देखेंगे। पहली डेफिनेशन क्या है कि जब निम्न सांद्रता वाले विलेन से विलायक के अणु, यहाँ पे लिखेंगे विलायक के अणु अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा उच्च सांद्रता वाले विलेन की ओर गति करते हैं, प्रवाहित ना लिखे, यहाँ पे लिखते हैं गति करते हैं, समझ में आएगा, गति करते हैं, तो इस घटना को प्रासरण कहते हैं। आई बात समझ में? जब निम्न सांद्रता वाले विलेन से विलायक के अणु अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा उच्च सांद्रता वाले विलेन की ओर गति करते हैं, तो इस घटना को हम प्रासरण कहते हैं। मगर दूसरी डेफिनेशन क्या कह रहा था बच्चों कि इसमें हम लिखेंगे जब विलायक के अणु विलायक से अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा विलियन की ओर गति करते हैं, विलियन की ओर गति करते हैं, तो इसे प्रासरण कहते हैं। ओके, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो हमने प्रासरण को समझ लिए, दोनों तरीके समझ लिए, जब सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी हो और जब विलायक और विलियन हो। तो आप लोगों को डिसाइड करना है कि आप परीक्षा में किस हिसाब से लिखेंगे, और दोनों तरीके से हम लिख सकते हैं, तो आपको जो उचित लगेगा आप कर सकते हैं। दूसरा हम इसमें समझ लेते हैं कि अर्ध पारगम्य झिल्ली क्या होता है ना? हमने प्राचरण समझ लिया, अब हम समझते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली क्या होती है। वह झिल्ली जो जंतु या वनस्पति मूल की हो, जो सुअर के ब्लडर या पार्चमेंट की तरह प्राकृतिक रूप में मिलती हो, अथवा सेलोफोन की तरह संश्लेषित प्रकृति की हो, है ना? तथा जो केवल क्या करती हो, जो केवल विलायक को ही अपने रंध्रों से गति करने देती हो, गति करने देती हो, है ना? इसको काट देंगे। वह क्या कहलाती है? अर्ध पारगम्य झिल्ली कहलाती है ना? तो ये जो झिल्ली होती है प्राकृतिक रूप से भी मिलती है और इसे संश्लेषित भी बना सकते हैं। तो आपने दोनों देख लिए, ये हमारा क्या होता है, वन जंतु और वानस्पतिक मूल दोनों की होती है ना। पार्चमेंट जो हमारा पौधा होता है उसमें से उसको प्राप्त किया जाता है। तो ये अर्ध पारगम्य झिल्ली क्या होती है, ये अपने में से सिर्फ विलायक के अणुओं को ही गति करने देती है, प्रभाव करने देती है, प्रवाहित होने देती है। तो ये हमारी अर्ध पारगम्य झिल्ली कहलाती है बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रासरण दाब। प्रासरण दाब क्या है इसको समझेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास प्रासरण दाब क्या है। तो बच्चों प्रासरण दाब को समझेंगे। जैसा कि हमें पता है कि प्रासरण दाब क्या है ना, प्रासरण क्या है, सॉरी प्रासरण क्या है। तो इसको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ कि ये सॉल्यूशन यानी इस तरफ हमारे पास विलियन है बच्चों, और ये हमारी अर्ध पारगम्य झिल्ली होगी जो ये बीच में है, आपने देख रहे होंगे डॉट डॉट से बनी हुई है। इस तरीके से ये अर्ध पारगम्य झिल्ली है यहाँ पर, और इस तरफ हमारे पास विलायक है ना। अब तुम्हें पता है कि जो विलायक के अणु हैं वो किस ओर गति करेंगे बच्चों, यहाँ से यहाँ की ओर, ये प्रासरण होगा बच्चों, है ना। ये हमारा प्रासरण इस ओर। लेकिन अगर हम बाहर से कोई दाब लगा दे, बाह्य दाब लगा दे, तो बाह्य दाब लगाने से क्या होगा कि ये विलायक के अणुओं की गति रुक जाएगी और यहाँ पर एक साम्य स्थापित हो जाएगा। मतलब ना तो इस ओर गति होगी ना इस ओर गति होगी। तो इसको हम प्रासरण दाब कहते हैं ना। हम जब यहाँ विलयन पर दाब लगाएंगे और विलयन पर जब हम दाब लगाएंगे तो यहाँ पर एक इस तरीके का साम्य स्थापित होगा कि विलायक के अणुओं की जो गति है वो रुक जाएगी। तो इसी को हम प्रासरण दाब कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। विलयन पर लगाया गया बाह्य दाब जो अर्ध पारगम्य झिल्ली में विलायक के अणुओं का प्रभाव रोकने तथा तल में साम्य स्थापित करने के लिए आवश्यक होता है ना, आवश्यक होता है, प्रासरण दाब कहलाता है ना। तो एक तो यहाँ पे ये अर्ध पारगम्य झिल्ली ध्यान रखना, विलायक के अणु का प्रभाव ध्यान रखना। तो प्रासरण दाब क्या होता है, वो सिर्फ विलायक के अणु का प्रभाव रोकने के, प्रवाहित होने से रोकने के लिए हमारे पास होता है ना। तो ये डेफिनेशन हो जाएगी बच्चों। अब इसका अगर हम फॉर्मूला बनाए तो हम आदर्श गैस समीकरण से फॉर्मूला बना सकते हैं। क्या होती है आदर्श गैस समीकरण, पीवी बराबर एन आर, है ना। और इसको अगर हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, पी बराबर एन अपॉन
वी आर टी। अच्छा, कहीं कहीं पे इसी समीकरण को बच्चों ऐसे लिखा जाता है, पाई सी इंटू एस इंटू टी। तो ये दो समीकरण है बच्चों हमारे पास जो महत्वपूर्ण है, और आप किसी से भी फॉर न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो। तो पीवी बराबर एनआरटी कुछ भी, है ना। तो जैसे यहाँ पे पी या पाई, ये दोनों क्या है, ये प्रासरण दाब, ये प्रासरण दाब, ठीक है। ये विलियन, रहने दो इसको। अब दूसरा क्या है हमारे पास, टी। टी तो ताप है। आर या एस, ये दोनों गैस नियतांक है, गैस कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू आप लोगों को दी जाएगी। और सी क्या है, सांद्रता है बच्चों, है ना। और इसी सी को बराबर क्या है, एन अपॉन वी है। तो एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स या मोलों की संख्या, गैस के मोल, या हम इसको लिख लेते हैं गैस के मोल, है ना, ये ज्यादा सही रहेगा। गैस के मोल, गैस के मोल, है ना। और वी बराबर आई, है ना। तो ये हमने समझ लिया। प्रासरण दाब क्या है, इलायकी के अणुओं की गति के लिए विलियन पर लगाया गया दाब, है ना। हम क्या बोलेंगे, विलियन, विलायक के अणुओं की गति रोकने के लिए विलियन पर लगाया गया बाह्य दाब को हम क्या कहते हैं, प्रासरण दाब कहते हैं। सिंपल शब्दों में, इससे सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता। विलायक के अणुओं की गति रोकने के लिए विलियन पर लगाया गया दाब, इस पर दाब लगाएंगे विलियन पर, और गति किसकी रोकनी, विलायक के अणु। ओके, चलो, तो ये हमारा फॉर्मूला भी हो गया। पीवी बराबर एन अपॉन वी आर टी, या पाई बराबर सी इंटू एस इंटू टी। तो ये हमने देख लिया, थोड़ा सा न्यूमेरिकल कर लेंगे। चलिए, तो बच्चों ये बोर्ड परीक्षा की क्वेश्चन है बच्चों, जो यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और उत्तराखंड बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है। तो ये हमारे बोर्ड परीक्षा का क्वेश्चन है बच्चों, है ना। ये हमारा बोर्ड परीक्षा का प्रश्न है बच्चों। तो बोर्ड परीक्षा का क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारे लिए। तो इसका 26वां जो क्वेश्चन है, उसका क पार्ट है कि विलियन के प्रासरण ताप से क्या तात्पर्य है। तो प्रासरण ताप हमने अभी अच्छे से देखा, डेफिनेशन देखा, फॉर्मूला देखा। तो एक नंबर के हिसाब से आप जितना लिखोगे वो सफिशियंट है, सिर्फ डेफिनेशन दे देंगे हम। दूसरा हमारे पास है ग्लूकोज अनुभार 180 के 0.5% विलियन का 18 डिग्री सेल्सियस पर प्रासरण ताप की गणना कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन लिख लेंगे, जो चीजें दी गई हैं वो चीजें लिख लेंगे। अब सबसे पहले हम लिख लेंगे ग्लूकोज का भार, ग्लूकोज का भार। तो ये है 0.5 ग्राम। अब ये 0.5 ग्राम कहां से आया बच्चों, कि हम क्या मान लेंगे, 100 ग्राम विलियन का भार मान लेंगे, और उसमें से 0.5% क्या है, ग्लूकोज है। परसेंट है तो उसको उतना ही ले लिया। अब दूसरी चीज हम क्या मान लेंगे यहाँ पर, इसको हमने डब्ल्यू बी लिखना है बच्चों, है। और दूसरी चीज क्या है यहाँ पर, ग्लूकोज का अणुभार। तो ग्लूकोज का अणुभार बच्चों, ग्लूकोज का अणुभार क्या है बच्चों यहाँ पर, 180, है ना। अब हम यहाँ पे ताप देख लेंगे, तो ताप कितना दे रखा है, 18 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में चेंज करना पड़ेगा बच्चों, तो यानी 273, वैसे 273.15 प्लस होता है सेल्सियस, लेकिन हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे 273 ही लेंगे, ताकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाए। तो ये हो जाएगा 291 कैल, ठीक है। अच्छा, एस की वैल्यू, या हम इसको आर भी बोल सकते हैं, तो ये है 0.0821 लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, है ना। तो ये हमारा क्या है, वैल्यूज होगी। यहाँ पर V चाहिए बेटा हमको ना। तो V यहाँ पे हमने 0.100 माना है ना, तो जल के लिए भार भी उतना ही होता है और आयतन भी उतना ही होता है, क्योंकि उसकी डेंसिटी 1 मान लेते हैं हम। तो ये हो जाएगा 100 ml, है ना। और ml को इसको लीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 100/1000। तो ये हो जाएगा 1/10। अब हम यहाँ पे P बराबर N/V आर इंटू टी। अब इसको बच्चों हमें पहले, सबसे पहले मोल में कन्वर्ट करना है। एम कैसे निकालेंगे, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। ये डब्ल्यू बी एम बी तो यहाँ से ये पता चल गया ना, हमारा एम बी है ना बच्चों। तो डब्ल्यू बी कितना है, 0.5 अपॉन 180। तो इसको भी यहाँ रख देंगे हम और निकाल लेंगे। तो जब हम यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे
तो 0.5 180 इंटू 1/10 है ना। v की वैल्यू रख दी, r की वैल्यू रख देंगे 0.0821 है ना, और इसके रख देंगे जी, इसको रख देंगे दोस्तों हम कितना कितना है टेम्परेचर, टेम्परेचर 291 है ना। तो ये सारी वैल्यूज हमने रख दी। एक मिनट में इसको थोड़ा सा मिटा लेता हूँ ताकि हम अच्छा बच्चों देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा सॉल्यूशन को टिक कर लेंगे। ये हो जाएगा 0.5, ये 10 ऊपर आ जाएगा बच्चों, ये 180 और ये है 0.0821 इंटू 291, ये हमारा पी दाब है, ये हमारा 5 हो जाएगा, 5/180 गुणा गया 0.0821 इंटू 291, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करके बताओ, कमेंट में लिखो कि कितना आ रहा है आप लोगों का। तो ये आ रहा है बच्चों, ये आ जाएगा 0.6636 नहीं, हाँ 364 है ना। तो ये हमारा, इसको ऐसे लिख लेंगे 0.664 है ना, 0.6648, तो ये हमारा परासरण दाब आ गया 0.664। आप लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे, बिल्कुल यही आंसर आने वाला है। आप लोग निश्चिंत रहिए, बोर्ड परीक्षा में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बोर्ड परीक्षा चाहे वो उत्तराखंड की हो, यूपी की हो या बिहार की हो, हम उसके लिए सारे प्रश्न लाएंगे जो आपकी बोर्ड परीक्षा में आते हैं। तो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सीरीज होने वाली है, आप लोग बने रहेंगे हमारे साथ। बच्चों हमारे पास अगला बोर्ड परीक्षा का प्रश्न है, एक प्रोटीन के 200 सेंटीमीटर क्यूब जलीय विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है, 300 केल्विन पर इस विलयन का प्रासरण दाब इतना पाया गया, तो प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान परिकलित कीजिए, ठीक है। तो बच्चों हमारे पास क्या क्या दे रखा है, हमारे पास दे रखा है डब्ल्यू बी 1.6 ग्राम प्रोटीन है ना, ये प्रोटीन हमारा डब्ल्यू बी है, तो यहाँ पे दिया है, लिख लेंगे बच्चों 200 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब समझ रहे हो, आयतन दे रखा है 200 सेंटीमीटर क्यूब यानी 200 ml, आई बात समझ में। अच्छा ऊपर से टेम्परेचर भी दे रखा है 200 केल्विन, और दाब भी दे रखा है 2.57 इंटू 10⁻³ वायुमंडल, यानी हम इसको एटीएम लिख लेंगे। तो आर की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, ये हमें याद में होनी चाहिए 0.02 सॉरी 821, ठीक है, लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये हमको याद भी होना चाहिए बच्चों, है ना। तो ये वैल्यू हो जाएगी, बाकी हमें एम भी निकालना है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेंगे। फॉर्मूला क्या है, पीवी बराबर एन अपॉन वी आर इंटू टी, और एन की वैल्यू भी रख लो डब्ल्यू बी इंटू एम बी इंटू वी अपॉन आर इंटू टी। अच्छा यहाँ पे ये जो एम एल है इसको 200/1000 लिख लो, लीटर में चेंज हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 1/5 लीटर, ठीक है। तो वैल्यूज को हम यहाँ पे रखेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 1.26, और एम बी हमें निकालना है, ये पी यहाँ पे लिख लो। अच्छा एक मिनट, हाँ इसको थोड़ा सा सही करके लिखते हैं, एम बी को ऊपर ले जाते हैं बच्चों, हाँ। तो एम बी बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, डब्ल्यू बी कितना है 1.26, ओके। अरे यार ये तो थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया मैंने, थोड़ा सा बच्चों, सॉरी सॉरी, ये जो हमारे पास यहाँ पर है इसको सही से लिखना, वो थोड़ा सा पेन से ऊपर नीचे लिख लिया है ना, कोई बात नहीं, ये वी आएगा इंटू आर ऊपर आएगा इंटू टी ऊपर आएगा बच्चों, है। तो इसी तरीके से हम जब इसको लिखेंगे तो आर की वैल्यू हम यहाँ पर लिखेंगे 0.0821, टेम्परेचर भी यहाँ पे लिखेंगे 300, ओके। एम बी कितना है हमारे पास, एम बी है हमारा निकालना है, सॉरी, तो यहाँ पे पी आएगा, और पी की वैल्यू कितनी है 2 × 10 2 सॉरी 2 पॉइंट है ना, 2.57 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, और आयतन आयतन कितना है 1/5, ये 5 भी ऊपर चले जाएगा, ठीक है। तो 1.26 इंटू 0.0821 इंटू 300, ये 10 की घात ऊपर आ जाएगा, तो ये 1000 हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, है ना।
ये 1000 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। हाँ, ये 1000 कहाँ आना है, ऊपर आना है, ये -3 है ना। और नीचे क्या बचा हमारे पास, ये 5 भी ऊपर आ जाएगा बच्चों। और नीचे हमारे पास बचा है 2.57। बस इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास एम भी आ जाएगा। चलो आप भी कैलकुलेट कीजिए, मैं भी करता हूँ। कौन पहले आंसर निकालेगा है। तो बच्चे इसका आंसर आ रहा है 60377.04 ग्राम, ठीक है। बच्चे शुरू करते हैं। अगला टॉपिक है हमारे पास व्युत्क्रम प्रासरण या प्रतिलोम प्रासरण, रिवर्स ऑस्मोसिस। इसको थोड़ा सा डायग्राम से समझ लेते हैं हम। डायग्राम में हमने देखा कि इस तरीके से हमारे पास, एक मिनट, इस डायग्राम को थोड़ा सा सही बनाता हूँ। ये इस तरीके से प्रासरण दाब वाला जो डायग्राम था कुछ ऐसा था बच्चों। और ये इस तरफ मैंने बोला था कि इस तरफ हमारा विलयन होगा और इस तरफ हमारा विलायक होगा। और हमें पता है कि विलायक के अणु क्या करते हैं बच्चों, यहाँ से यहाँ की ओर गति करते हैं। लेकिन अगर हम दाब लगा दें तो ये गति नहीं करता। कहता कि यदि हम प्रासरण दाब के बराबर दाब लगा दें तो ये विलायक के अणु है इस ओर गति नहीं करेंगे, विलयन की ओर गति नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम प्रासरण दाब से अधिक दाब लगा दें, अगर हम प्रासरण दाब से अधिक दाब लगा दें तो ये विलयन में जो विलायक के अणु होंगे, अब वो इस ओर गति करेंगे, इस ओर गति करेंगे। यानी उनकी जो प्रासरण की गति है वो विपरीत हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी, है ना। अगर हम प्रासरण दाब से अधिक दाब लगा दे बच्चों तो हम, मैं क्या कह रहा हूं कि ये जो गति है बच्चों, ये विपरीत दिशा में होने लगी, है ना। यानी अब विलायक के अणु विलयन से किसकी ओर गति करेंगे, विलायक की ओर गति करेंगे। तो इसी को बच्चों हम व्युत्क्रम प्रासरण कहते हैं, प्रतिलोम प्रासरण कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। यदि विलयन पर उसके प्रासरण दाब से, क्या कह रहा हूं, ये डेफिनेशन क्या कह रही है, यदि विलयन पर उसके प्रासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाए, अधिक दाब प्रयुक्त करें, तो अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से विलयन से विलायक का बहाव, विलयन से विलयन से विलायक के अणु लिख देंगे यहाँ पे, विलयन से विलायक अणु का बहाव शुद्ध विलायक की ओर होने लगता है। इस प्रक्रिया को हम व्युत्क्रम प्रासरण कहते हैं। यदि हम प्रासरण दाब से अधिक दाब लगा दें, यदि हम प्रासरण दाब से अधिक दाब लगा दें तो क्या होगा, अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से विलयन में से, यहाँ पे एक एक शब्द हम ऐसा जोड़ेंगे जिससे हमारी डेफिनेशन और अच्छी हो जाए। विलयन में से विलायक के अणु का बहाव शुद्ध विलायक की ओर होने लगता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, व्युत्क्रम प्रासरण कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, इसका एक उदाहरण भी है। इस उदाहरण पे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन आते हैं। कैसे आते हैं कि जब हम नमक के पानी से नमक के पानी से या समुद्री जल से, समुद्री जल लिख लो, समुद्री जल से पीने का जल से शुद्ध जल निकालते हैं, पीने के लिए शुद्ध जल निकालते हैं, है ना। तो उसके लिए भी तो यही प्रक्रिया होती है। देखो कैसे होता है, कुछ इस तरीके से है। अब देखो यहां हमने थोड़ा सा क्या डाल दिया, पीने लायक, पीना युक्त पानी यानी शुद्ध जल डाल दिया, शुद्ध पानी डाल दिया यहाँ पर। और यहाँ पर हमारे पास कैसा है, लवणीय जल, लवणीय जल, लवणीय जल है, यानी समुद्री जल है, समुद्री जल। अब तुम लोगों को पता है समुद्री जल तो गीले होगा ना बेटा, इसमें लवण है बहुत सारे, लेकिन पानी भी है। अगर हम इसमें प्रासरण दाब से अधिक दाब लगा दे, प्रासरण दाब से अधिक दाब लगा दे बच्चों, तो क्या होगा, यहाँ से पानी के अणु, शुद्ध पानी के अणु किस ओर चले जाएंगे, विलायक की ओर चले जाएंगे। तो इससे हमारा पानी शुद्ध हो जाए। अच्छा बेटा, तुम लोगों ने आरओ शब्द सुना है, हमारे घरों में लगता है। तो वो जो इलेक्ट्रिक होता है ना, इलेक्ट्रिक आरओ होता है, उस पर कौन सी प्रक्रिया, प्रोसेस लागू होती है, यही रिवर्स ऑस्मोसिस। इसी के जरिए तो वो पानी को क्या करता है, शुद्ध करता है बच्चों, है ना। तो बताओ, है ना, इतना आसान सा टॉपिक हम कितना कॉम्प्लिकेटेड समझते हैं ना। तो ये जो प्रक्रिया है हमारे घर घर में जो हमारी चीजें होती है वो केमिस्ट्री से रिलेटेड है, रसायन विज्ञान से रिलेटेड है। और अगर हम अच्छे से पढ़ें और उसे आम जीवन से कनेक्ट करें तो हमें केमिस्ट्री आसानी से समझ में आएगी बच्चों, है ना। तो आप लोग व्युत्क्रम प्रासरण को समझ गए होंगे, प्रतिलोम प्रासरण को समझ गए होंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्यारे बच्चों, तो हमारे पास अगला बोर्ड का क्वेश्चन है, इसको भी हम देखेंगे।
300 केल्विन पर यूरिया के डीसी नॉर्मल विलयन का प्रासरण दाब की गणना कीजिए। तो देखिए बच्चों, हमारे पास टेम्परेचर दे रखा है 200 केल्विन, और डीसी नॉर्मल विलयन का मतलब है, डीसी नॉर्मल विलयन का मतलब हमारे पास ये है बच्चों कि इसकी जो मोलर नॉर्मेलिटी है वो कितनी n/10 है ना, यानी 0.1 नॉर्मेलिटी है। लेकिन हमें यहाँ पर इसकी मोलरिटी चाहिए होगी, मोलरिटी चाहिए। मोलरिटी क्या होगा बच्चों इसका? 0.1 m ही होगा, क्योंकि यूरिया का जो वैलेंसी होती है वो वैलेंसी होती है वो 1 होती है बच्चों, है ना। यानी इसका जो n फैक्टर होता है, मोलरिटी और नॉर्मेलिटी का एक बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला है, वो है नॉर्मेलिटी अपॉन n फैक्टर। और ये जो n फैक्टर होता है यहाँ पे वैलेंसी दिखाता है यूरिया के लिए। तो हमारे पास ये भी मोलरिटी भी 1 होगी बच्चों, है ना। तो हम क्या करेंगे कि इसका निकालेंगे, आर की वैल्यू दे रखी है तो हम सीधा सीधा फॉर्मूला रख लेंगे, पी या पाई वाले से कर लेते हैं, पाई सी इंटू एस इंटू टी। तो ये हो जाएगा 0.1, ये दे रखा है 0.081 इंटू 300 डिग्री सेल्सियस। बहुत ही इजी प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। इसमें देखो नॉर्मेलिटी को मोलरिटी में चेंज करना है, वो उतनी ही होती है। क्यों होती है उतनी? क्योंकि जो यूरिया होता है उसकी वैलेंसी 1 होती है ना। ये होता तो NH2CO NH2, लेकिन इसकी जो वैलेंसी है, जो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट या कर सकता है, वो 1 मानते हैं यहाँ पे। इसकी वैलेंसी जो होती है वो 1 होती है। वैलेंसी 1 होती है तो नॉर्मलिटी और मोलरिटी बराबर होती है बच्चों, बराबर होती है। तो क्या होता है कि अब इसकी वैलेंसी 1 क्यों लेते हैं? क्योंकि ये ना नॉन आयनिक कंपाउंड है, यानी ये टूटता नहीं है बच्चों। अगर टूटता तो इसकी वैलेंसी ज्यादा हो जाती, लेकिन ये नॉन आयनिक कंपाउंड है। नॉन आयनिक कंपाउंड है ना, क्या है ये? नॉन आयनिक कंपाउंड, नॉन आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड तो तुम लोगों को पता होगा, जैसे NaCl, ये टूट जाता है बेटा Na+Cl-। लेकिन ये नॉन आयनिक कंपाउंड है, इसलिए इसकी वैलेंसी हम 1 मानते थे। 1 मानते हैं तो इसका क्या होगा? 0.1 हो जाएगी इसकी मोलरिटी, 0.1 हो जाएगी, यानी मोल्स प्रति विलियन। यानी यहाँ पे अगर हम देखें तो PV बराबर N अपॉन इंटू R अपॉन T है। तो N अपॉन V यानी मोलरिटी, और वो कितनी? 0.1 ले लिया हमने ये यहाँ पे। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों हमारे पास। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे बच्चों। तो इसकी जो हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी जो राशनल दाब होगा, यानी पाई ले लो या पी ले लो, जो भी तुम लोगो, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो 2.46 आ जाएगा बच्चों, किसमें? एटीएम में, है ना। ये एटीएम में इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.46 इसकी वैल्यू आ जाएगी। आप लोग कैलकुलेट करेंगे, बहुत ही आसान से प्रश्न। इसमें जो समझना था वो डीसी नॉर्मल को यानी नॉर्मलिटी को मोलरिटी में चेंज करना था बच्चों, तो वो आसानी से हम यहाँ पे कर देंगे। ये याद रखना है कि यूरिया के लिए हम करना है, इसकी वैलेंसी निकालनी है। और ये फॉर्मूला थोड़ा सा याद रखेंगे बच्चों, है ना। मोलरिटी को नॉर्मलिटी को मोलरिटी में चेंज करने के लिए, तो ये नॉर्मलिटी अपॉन एन है, एन वैलेंसी फैक्टर है। और अगर एसिड देखेंगे तो नंबर ऑफ H आयंस है। अगर बेस देखेंगे, है ना, क्षार देखेंगे तो नंबर ऑफ OH आयन है। अगर हम अम्ल देखेंगे तो नंबर ऑफ H+ आयन है ना। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हमारे पास 3 ये टॉपिक है एक साथ, ये समझने के हम क्या करते हैं कि 2 विलियन ले लेते हैं बच्चों। 2 विलियन ले लिया हमने, और 2 विलियन ले लिया, और दोनों का प्रासरण दाब अगर बराबर हो जाए तो हम इसको समप्रासरी विलियन या आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। वे 2 विलियन जो अर्ध पारगम्य झिल्ली से पृथक होने पर विलाय का बहाव नहीं होने देते, अर्थात उनके प्रासरण दाब समान होते हैं, तो आइसोटोनिक विलियन कहलाते हैं या समप्रासरी विलियन कहलाते हैं। इनकी मोलर सांद्रताएं भी समान होती हैं। तो देखो हमने क्या करा कि इस तरीके से वो कर दिए। अब इन दोनों के प्रासरण दाब हैं बराबर हैं, तो ये बहाव नहीं होने देंगे, है ना। तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते, वे 2 विलयन जिनके प्रासरण दाब समान होते हैं समप्रासरी विलयन कहलाते हैं। यहीं पर इस तरीके से अगर हम 2 विलयन ले ले बच्चों, और 2 विलयन में से बराबर अगर प्रासरण दाब नहीं, बराबर नहीं है, बराबर होते तो समप्रासरी विलयन हो जाते, लेकिन बराबर नहीं है, तो जिसका ज्यादा होता है उसको कहते हैं अति प्रासरी विलयन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। 2 भिन्न प्रासरण दाब वाले विलयनों में से वह विलयन जिसका प्रासरण दाब उच्च होता है अति प्रासरी विलयन कहलाते हैं। और इसी तरीके से जिसका कम होता है, अभी हमने देखा जिसका कम होता है, माना इसका तो प्रासरण दाब ज्यादा है, उच्च है, तो ये अति प्रासरी है। इसका कम है तो ये अल्प प्रासरी है। इसकी डेफिनेशन ऐसे हो जाएगी बच्चों, 2 भिन्न प्रासरण दाब वाले विलयनों में वह विलयन जिसका प्रासरण दाब कम होता है उसे अल्प प्रासरी विलयन
कहते हैं, है ना बच्चों। तो चलो ये टॉपिक भी हमारा हो गया, आगे चलते हैं। ये बोर्ड परीक्षा के कुछ क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास। जैसे ख वाला देखो, अति प्रासरी विलयन अल्प प्रासरी विलयन को परिभाषित कीजिए। देखो एक नंबर में आ रखा है, कितना आसान सा है, तो हमने करा। दूसरा हमारे पास है ऊपर वाला जो प्रश्न है, 5 ग्राम सुक्रोज विलयन 0.877 यूरिया विलयन के साथ समप्रासरी। अच्छा चलो देखो इसको देखते हैं, क्या कह रहा है उसको, उस हिसाब से यूरिया का अणुभार ज्ञात करना है हमें। तो हमें बोल रहा है प्रासरण दाब बराबर है किसका, सुक्रोज का, किसके साथ, रासायन दाब किसका, यूरिया का बच्चे। अच्छा ओके, हम वो लिख लेंगे, फॉर्मूला लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा, पाई लिखा है मैंने, ये लिख लेंगे हम C इंटू एस इंटू टी, और ये भी हो जाएगा C, इसको 1 कह लेते हैं, इसको 2 कह लेते हैं, C इंटू एस इंटू टी। और देखिए ये दोनों तो कट जाएंगे बच्चों, क्योंकि ताप तो बराबर होंगे, यानी C1 बराबर C2, यानी सांद्रताएं उनकी बराबर होंगी। सांद्रताएं बराबर होंगी, अभी हमने पीछे भी पढ़ा कि इनकी मोलर सांद्रताएं क्या होगी, बराबर होगी। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं सांद्रता को, N अपॉन V और N अपॉन V, N1 और N2। अब देखो V भी हम काट देंगे, क्योंकि हम ना विलियन भी बराबर लेंगे, विलियन की मात्रा भी बराबर लिए, तो V भी कट गया, तो यहाँ से हमारे पास क्या मिला, N1 इक्वल टू N2। अब इसको N को चेंज कर दो बेटा, ये हो जाएगा W1 अपॉन M1, और ये हो जाएगा W2 अपॉन M2, ऐसे हो जाएगा। अच्छा W1 देखो, W1 सुक्रोज कितना ले लिया, 5% ले लिया, W2 यहाँ दे दो 0.877% ले लो, तो 77 ग्राम ले लेते हैं, इसको परसेंट को ग्राम में चेंज कर लिया, है ना। अच्छा यहाँ पर M1 भी दे रखा है बच्चों, M1 दे रखा 342, और इसका M2 हमको निकालना है, तो बस यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 5/342, और ये हो जाएगा 0.877 अपॉन M2। तो M2 यानी यूरिया का, इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको ऊपर ले आए हम 0.877 इंटू 342 अपॉन 5, इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा बच्चों। तो ये जब हम कैलकुलेट करेंगे बच्चों, तो आप लोग कैलकुलेट जरूर कर लेना, तो ये जगह 59.98, और ये लगभग लगभग बराबर होता है फैट का, जो कि यूरिया का क्या होता है, अणुभार होता है। तो इस तरीके से हमने ये प्रश्न भी हल कर लिया है, और यहाँ पे अणुभार के लिए हम इसका फॉर्मूला भी लिख लेंगे, ग्राम इन्वर्सन। तो ये हमारा यूरिया का क्या हो गया, यूरिया का अणुभार, ठीक है। तो अणुभार का हमने यूनिट भी लिख लिया, क्या, ग्राम मोल इनवर्स। तो बच्चों ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं, हमारा प्रासरण अब खत्म हो गया। अब आने वाली वीडियो में बच्चों हम इसके क्या करेंगे, जो बाकी के बचे हुए छोटे मोटे टॉपिक है उसको क्लियर कर लेंगे, और एक वीडियो हम और बनाएंगे जो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो परीक्षा में आ सकते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, और वीडियो में कमेंट जरूर करेंगे कि आपको वीडियोस कैसी लगी, तो ताकि हमें थोड़ा सा एक आइडिया मिल सकेगा कि हमारी क्या कमी है, किस में हमें सुधार करना है, क्या चीजें हो सकती है। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।